अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज पढ़ा था। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी गैसियस एक्सचेंज की और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैंने पहले बताया आपको गैसियस एक्सचेंज क्या था। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये था गैसियस एक्सचेंज। और अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर अगर आपने लिया हो तो उसमें एक बात बताई थी कि गैसियस एक्सचेंज लंग्स में हो रही होती है। क्या हो रहा होता है कि एल्वियोलस था, ऑक्सीजन एल्वियोलस से जाती थी ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती थी। तो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता था रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की वजह से। ठीक है, हमने पहले गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में पढ़ा और हमने पढ़ा कि प्लांट्स में ऐसा कोई ऑर्गन्स नहीं है कि गैसियस एक्सचेंज करें, जिसकी वजह से स्टोमेटा, वुड्स में लेंटिसल्स, रूट सॉइल से इन वेज के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते थे। अब हम पढ़े ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, गैसियस एक्सचेंज ह्यूमंस में कैसे होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स the exchange of gases is carried out by the respiratory system. We can divide the respiratory system in two parts, that is the air passageway and lungs. बच्चों, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है एयर पैसेजवे और एक है लंग्स। अब हम पहले बच्चों पढ़ते हैं एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे नाम से पता चल रहा है एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा रास्ता जहां से एयर गुजर रही है। अच्छा बच्चों, एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स थ्रू विच आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। एयर पैसेजवे एक ऐसा पैसेज है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें पार्ट्स हैं, जिसमें आउटसाइड एयर, बाहर से हवा अंदर आती है लंग्स में, वहां एक्सचेंज होता है गैसेस का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्या मुराद है? मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। ऑक्सीजन अंदर आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब ये जो एयर पैसेज वे था, ये जो रास्ता है जिसे एयर ने अंदर आना है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ट्रेकिया, ये सब इसके पार्ट्स हैं। अब बच्चों, हम डिटेल में बारी बारी एक एक पार्ट पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले आते हैं नेजल कैविटी। हम नोज से स्टार्ट करते हैं बच्चों, नोज से, नाक से। ये तो सबको पता है कि नाक के थ्रू हवा अंदर जाएगी, हम ब्रीथ करते हैं नाक के थ्रू। ठीक है, हवा अंदर गई नाक से। ठीक है, नोज एनक्लोजेस नेजल कैविटी। नाक के अंदर एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि वो नाक को आउटसाइड और इनसाइड फर्दर कनेक्ट कर रही है। अब नेजल कैविटी आउटसाइड एयर से कैसे कनेक्ट होती है, कैसे हवा अंदर आ रही है नेजल कैविटी में? नेजल कैविटी जो होती है उसमें ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। बच्चों, नाक, सबने अपना नाक देखते हैं, आगे देखते हैं, दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं और नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हवा अंदर जाती है, आप सांस लेते हो उनके थ्रू। तो वो वे कि नेजल कैविटी opens to outside through openings called nostrils. अब नेजल कैविटी, नाक की बात करें तो हम एक हड्डी देखते हैं नाक के अंदर, जिसकी वजह से नाक दो पोर्शंस में डिवाइड होता है। अब बेसिकली वो नेजल कैविटी है जो डिवाइड हो रही है दो पोर्शंस में और बीच में एक वॉल जिसे हम बोन कहते हैं। नोज encloses nasal cavity. It opens to outside through openings called nostrils. The nasal cavity is divided into two portions by a wall. अब जो दो हिस्से हैं, अब वो दोनों हिस्से फाइन हेयर्स और म्यूकस के थ्रू लाइंड हुए होते हैं। नाक के अंदर हमें बाल नजर आते हैं, म्यूकस होती है। अब बेसिकली वो क्यों होते हैं वहां पर? हमने पढ़े कि नाक के थ्रू हवा ने अंदर जाने, तो हमें पता है कि हवा में तो डस्ट भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गर्द आलूद हवा होती है।
तो अब बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा मैकेनिज्म है कि वो हवा अंदर तो जाए लेकिन डस्ट साथ अंदर ना जाए, क्योंकि हवा ने तो डायरेक्ट लंग्स में जाने। अगर वो डस्ट के साथ अंदर जाएगी तो लंग्स में तो डस्ट फंस जाएगी, जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है कि नाक के अंदर फाइन हेयर्स और म्यूकस है जो उस एयर को तो पास होने देती है लेकिन डस्ट को वहां रोक लेती है, डस्ट वहां जमा हो जाती है, वो अंदर नहीं जाती। तो बच्चों, each portion is lined by fine hairs and mucus which filter the dust particles from air. अब म्यूकस फर्दर एक और रोल प्ले कर रही है कि वो क्या करती है, मॉइस्टन करती है एयर को। जो एयर ने अंदर जाना है उसे मॉइस्टन कर रही है, उसे वार्म गर्म कर रही है, ताकि उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। कि ये ना हो कि बाहर की हवा बहुत ठंडी या बहुत एक्स्ट्रा गर्म, मतलब कुछ हमारे टेम्परेचर से मैच ना कर रही हो, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। क्योंकि बॉडी का तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उसने उस पर ऑप्टिमम काम करना है। तो म्यूकस क्या रोल प्ले कर रही है कि वो वार्म करती है इनकमिंग एयर को एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ बॉडी। तो बच्चों, हमने यहाँ पर दो रोल्स पढ़े म्यूकस के। एक तो वो फिल्टर कर रही है डस्ट पार्टिकल्स को, दूसरा वो मॉइस्चर और वार्म करती है इनकमिंग एयर को। तो पहले थी नाक, नाक के अंदर थी नेजल कैविटी और वो आउटसाइड ओपन हो रही थी नॉस्ट्रल्स के थ्रू। अब यही नेजल कैविटी फर्दर कनेक्टेड है इनसाइड फेरिंक्स से। अब वो इससे कैसे कनेक्ट है? हमने पढ़ा कि बाहर दो ओपनिंग्स हैं, सेम वे में इनसाइड भी दो ओपनिंग्स हैं जिन्हें इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। अब नेजल कैविटी ओपन होती है फेरिंक्स में बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स। फेरिंक्स क्या है? एक पैसेज है, एक मस्क्यूलर पैसेज है एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। हमें पता है कि हमारे गले के आगे दो नालियां होती हैं, अंदर दो नालियां हम देखते हैं, एक खुराक की नाली, एक सांस की नाली। बेसिकली वो फेरिंक्स है, वो वहां पर वो एक मस्क्यूलर पैसेज है एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। अब फर्दर जो है फेरिंक्स एक्सटेंड हो रहे हैं एसोफेगस और लेरिंक्स में। एसोफेगस का तो पता है कि एसोफेगस फर्दर स्टमक तक कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेरिंक्स की। फेरिंक्स ने अब लेरिंक्स में खुलना है, हवा ने फेरिंक्स से अब लेरिंक्स में जाना है। अब वो कैसे जाएगी बच्चों? लेरिंक्स में ना एक ढक्कन होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है ग्लोटिस, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि दो नाली, एक खुराक की एक सांस की नाली। तो अब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हवा खुराक की नाली में चली जाए और उल्टा काम हो जाए। तो ये कैसे पता चलेगा कि बॉडी को किसने किस जगह जाना है? उस ढक्कन की वजह से ग्लोटिस कहते हैं। वो ढक्कन होते हैं लेरिंक्स के ऊपर। जब हवा गुजरती है तो ढक्कन उठता है, जिसकी वजह से हवा अंदर चली जाती है और फिर दोबारा ऊपर आ जाता है। तो ये अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह का एक मैकेनिज्म है, अल्लाह की तरफ से बनाया गया मैकेनिज्म है ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई डिस्टर्बेंसेस ना पैदा हो। It extends to opening of esophagus and larynx. Air goes from pharynx into larynx. We know that glottis is a narrow opening at the floor of pharynx which leads into larynx. अब larynx क्या है बच्चों? ये एक डब्बा, एक बॉक्स है जो कार्टिलेज से बना हुआ है, टोटली कार्टिलेज से बना हुआ है। और ये होता कहाँ है? फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में। ये देखो बच्चों, ये फेरिंक्स था और ये ट्रेकिया है, इसके दरमियान में लेरिंक्स है और ये ग्लोटिस, ये वो ढक्कन है, ठीक है। अच्छा, अब लेरिंक्स है बॉक्स जो कार्टिलेज से बना हुआ है एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रेकिया। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वॉइस बॉक्स क्या होता है? लेरिंक्स एंड इट इज मेड ऑफ कार्टिलेज। It is present between pharynx and trachea. ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, अब दो पेयर्स हैं फिब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। फिब्रस मतलब इलास्टिसिटी, फिब्रस के नाम से इलास्टिसिटी का मतलब आप ले सकते हो। कार्टिलेज, इलास्टिसिटी थोड़ी सी होती है उसके अंदर, ठीक है। टू पेयर्स होते हैं फिब्रस बैंड के जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस लेरिंक्स।
हमने कहा वॉइस बॉक्स है तो अंदर वोकल कॉर्ड्स है। अब वोकल कॉर्ड्स क्या बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो कैसे करते हैं कि भाई सांस हमने लिया, हवा अंदर गई, हवा अंदर गई तो वोकल कॉर्ड से वाइब्रेट गई, ये वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली लेरिंग्स क्या था, वॉइस बॉक्स। अब हवा फेरिंग्स से लेरिंग्स में चली गई, अब लेरिंग्स से आगे जाना है ट्रेकिया में। लेरिंग्स जो कंटिन्यू करते हैं ट्रेकिया में। ट्रेकिया एक विंड पाइप है। ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप। लेरिंग्स था वॉइस बॉक्स और ट्रेकिया है विंड पाइप। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और फर्दर ये ओपन हो रही है दो ब्रोंकाई में। ये दो ब्रोंकाई, सिंगुलर को ब्रोंकस कहते हैं, और वो फर्दर ब्रोंकस डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में और अपनी साइड वाले लंग के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। ठीक है। Larynx continues to the trachea, which is also called windpipe. It is about 12 centimeter long tube which lies in front of esophagus. अच्छा, ये अब C-shaped rings नजर आ रही हैं, इन्हें कहते हैं C-shaped cartilaginous ring। अब ये क्यों है ट्रेकिया के अंदर कि अगर सांस नहीं भी है ट्रेकिया के अंदर तो वो कोलैप्स ना कर जाए, जुड़ ना जाए, तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स उसे कोलैप्स करने से बचाती हैं। There are C-shaped cartilaginous rings in the wall of trachea. The cartilage keeps the trachea from collapsing even when there is no air in it. आगे अब एंटर हो गए चेस्ट कैविटी में। ट्रेकिया फर्दर डिवाइड हुई दो ट्यूब्स में जिसे कहते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, और ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं। डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ये था ट्रेकिया, कार्टिलेजिनस रिंग्स अंदर है, फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकाई अपने साइड वाले लंग में एंटर हो रहा है, ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, फर्दर ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है ब्रोंकियोल्स में, लेकिन इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं है क्योंकि बहुत थिनर है, बहुत ज्यादा थिनर है। और ये थी चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी है बच्चों, चेस्ट कैविटी। अच्छा, ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी trachea divides into two smaller tubes called bronchi, singular bronchus. Bronchi also have cartilaginous plates in their walls. Each bronchus enters into lung of its side and then divides into smaller branches. हर ब्रोंकाई अपनी साइड वाले लंग में एंटर हो रहे हैं और फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। अब डायग्राम में भी हमने देखा है ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है लंग्स में until they make several fine tubes called bronchioles. हमने देखा था गुच्छे से ट्यूब्स के बने हुए थे, ब्रोंकियोल्स हैं। ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज नहीं होता। ब्रोंकियोल्स प्रोग्रेसिवली लूज कार्टिलेज as they become narrower. Bronchioles end as fine tubules called alveolar ducts. अब further bronchioles end हो रहे हैं fine tubules की फॉर्म में जिन्हें alveolar ducts का है, and further each alveolar duct open हो रहा है एक cluster of pouch called alveoli. अब यहाँ से कुछ आप लोगों को याद आ रहा होगा, alveoli का नाम पहले भी लिया है मैंने। Alveoli form the respiratory surface in human body. हमने शुरू में जब डेफिनेशन पढ़ी गैसियस एक्सचेंज की तो हमने पढ़ा था कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज, और वो हो रही थी एल्वियोलाई की वजह से। एल्वियोलस क्या करता था कि ऑक्सीजन को ब्लड में भेजता था, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता था, तो बेसिकली क्या हो रहा था इन्वॉल्व, एल्वियोलाई। Alveoli form the respiratory surface in human body. Each alveolus is sac-like structure जो लाइन हो रहा है single layer of epithelial cells से। Alveolus एक sac-like structure है lined by single layer of epithelial cell. It is bound on outside by network of capillaries. ये थी bronchioles, ये further जो है डिवाइड हो रही थी alveolar ducts में, और वो फर्दर एल्वियोलाई में डिवाइड हो रहे थे। अच्छा बच्चों, अब हमें एक चीज, लंग्स और आर्टरीज का डिफरेंस तो आप लोगों को पता होगा। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड लेती हैं हार्ट से और लंग्स तक लेकर जाती हैं, और वेन्स लंग से ब्लड पकड़ते हैं और हार्ट की तरफ लेकर जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंटर होते हैं लंग्स में और वो फर्दर आर्टेरियोल्स में, और वो जाते हैं कैपिलरीज में जो सराउंड कर रहे थे एल्वियोलाई को।
तो एल्वियोलाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं टुगेदर और वेन्स बनाते हैं। पल्मनरी वेन, वो पल्मनरी वेन क्या करती है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे हार्ट की तरफ ले जाती है। अच्छा बच्चों, अभी तक हमने एयर पैसेजवे पढ़ लिया। हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस अकर्स थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थे दो पार्ट्स, एयर पैसेजवे और लंग्स। हमने एयर पैसेजवे पढ़ लिया कि एयर जो थी नोस में नेजल कैविटी थी, वहाँ से गई फेरिंक्स, फर्दर लेरिक्स, आगे ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड हुआ दो ब्रोंकाई में जो फर्दर ब्रोंकियोल्स में एंड हुए और वो फर्दर एल्वियोलाई में एंड हुए। अब आगे बारी लंग्स की। लंग्स तो बहुत इम्पोर्टेंट और एक हिस्सा है बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट जो ब्रीदिंग में रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, अब लंग्स का क्या है? ऑल द एल्वियोलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। जितने एल्वियोलाई एक साइड पर होते हैं वो एक लंग बनाते हैं, और लंग बॉडी में दो होते हैं, पेयर में होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन थोरेसिक कैविटी। वो कैविटी जहाँ लंग्स है उसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। अब जो चेस्ट है ना, चेस्ट वॉल, उसमें 12 पेयर्स होती है रिब्स की, और रिब्स मसल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। कौन से मसल्स? इंटरकोस्टल मसल्स। Chest wall is made up of 12 pairs of ribs and rib muscles called intercostal muscles. अच्छा बच्चों, एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे डायफ्राम कहते हैं वो लंग्स के नीचे होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि all the alveoli on one side constitute a lung. लंग होते हैं पेयर्स में। चेस्ट वॉल में 12 पेयर्स हैं रिब्स के, और मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, और एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे डायफ्राम कहते हैं वो होता है लंग्स के नीचे। अच्छा जी, अब हमने पढ़ा कि लंग्स पेयर में होते हैं, एक हो गया लेफ्ट लंग, एक हो गया राइट लंग। अब इनमें एक बड़ा स्पेसिफिक सा डिफरेंस है। जो लेफ्ट लंग होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है और इसमें 2 लोब्स होते हैं, और राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है और इसमें 3 लोब्स होते हैं। डायग्राम से देखते हैं, ये राइट लंग था, इसमें 3 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब, और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर लोब। तो बेसिकली लेफ्ट लंग छोटा और राइट लंग बड़ा। अब ये जो लंग्स है ना, ये स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन है। स्पॉन्जी, स्पॉन्ज जो हम घर में यूज करते हैं, स्पॉन्ज वो कैसा होता है? अंदर अपने अंदर वाटर कोई भी चीज साफ कर लेता है, ठीक है। लंग्स स्पॉन्जी मतलब पोरी पोरी ऑर्गन्स है। लंग्स स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स है, इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर, ठीक है। Lungs also have blood vessels that are branches of pulmonary arteries and veins. हमने पहले पढ़ा pulmonary arteries और vein को। pulmonary arteries क्या करती थी? हार्ट से ब्लड, pulmonary arteries हार्ट से ब्लड लेती थी और जाती थी लंग्स की तरफ, और वेन्स लंग से ब्लड लेकर हार्ट की तरफ जाती थी। Each lung is enclosed by 2 membranes called outer dural membrane and inner dural membrane. अभी देखिए यहाँ पर बच्चों 2 मेम्ब्रेन्स हैं, ये आउटर ड्यूरल मेम्ब्रेन, ये इनर ड्यूरल मेम्ब्रेन। ये इसे जूम करके देखा है, ये आउटर है और ये इनर है। ये जो बेसिकली 2 ड्यूरल मेम्ब्रेन्स हैं, ये कर क्या रही हैं? ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड करती हैं लंग्स को। The membranes enclose a fluid. इनमें एक फ्लूइड होता है, ठीक है, इनके दरमियान एक फ्लूइड है जो लुब्रिकेशन स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम किसी चीज को तेल लगाते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए। Membranes enclose a fluid which provides lubrication for free expanding and contracting of lungs. ताकि lungs जब contract और expand करे तो उसमें मसला ना हो, वॉल्स आपस में रगड़े मत, lubrication हो, smoothness हो, easily walls contract expand करेंगी। अब है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। अब ब्रीदिंग जो हम कर रहे हैं, हम सांस जो ले रहे हैं वो 2 तरीकों से, एक है इनहेलेशन अंदर जाना, एक है एक्सहेलेशन बाहर जाना।
The physical movements associated with gaseous exchange are called breathing. There are two phases of breathing, that is inhalation and exhalation. इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, इसको इंस्पायरेशन भी कहते हैं. इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जरा सांस इंस्पायर इनहेल करके देखो. इनहेल जब करते हैं तो क्या होता है कि हमारे रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स ऊपर की तरफ जाते हैं, और एट द सेम टाइम डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्पेस पैदा हो गई. लंग्स थोड़े एक्सपैंड कर सकते हैं, स्पेस आ गई है, अंदर हवा का प्रेशर नहीं है, कम हो गया है. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन rib muscles contract and ribs are raised. At the same time, the dome-shaped diaphragm contracts and is lowered. These movements increases the area of thoracic cavity, which reduces the pressure on lungs. As a result, lungs expand and air pressure within them also decreases. The air from outside rushes into the lungs to equalize pressure. देखो बच्चों, हम डायग्राम से पढ़ते हैं. एयर अंदर गई, रिब्स रेज हुई, कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर गई. ठीक है जी, ये ऊपर चली गई और डायफ्राम नीचे चला गया, एरिया ज्यादा हो गया. एरिया जब ज्यादा हुआ तो लंग्स क्या हुए, एक्सपैंड हो गए, जिस वजह से अंदर प्रेशर कम हुआ हवा का और हवा अंदर आ गई. अब अंदर तो आ गई है, अब इसने बाहर जाना है. अब जब एक दफा हवा अंदर आ गई तो यहाँ प्रेशर डेवलप हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिब्स रिलैक्स होकर नीचे की तरफ आएंगी और डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा. एरिया छोटा हुआ तो हवा बाहर की तरफ जाएगी, एयर मूव्स आउट. एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन. आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, impure air is expelled out. एयर बाहर चली जाती है. रिब्स मसल रिलैक्स होते हैं और रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आती है. डायफ्राम रिलैक्सेस एंड इट्स गेट इट्स रेज डाउन शेप. रिब्स रिलैक्स होकर अपनी पोजीशन पर गए, डायफ्राम भी अपनी पोजीशन पर आ गया, जिसकी वजह से स्पेस रिड्यूस हो गई चेस्ट कैविटी में और प्रेशर लंग में इंक्रीज हो गया. लंग्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट और एयर बाहर की तरफ गई, एक्सपेल हो गया. अच्छा बच्चों, ह्यूमंस जो है ना, 1 मिनट में जब वो रेस्ट मतलब रिलैक्स मूवमेंट पर होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, तो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं. जो रेट है ना ब्रीदिंग का, वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन के अंदर है उससे कंट्रोल हो रहा है. रेस्पिरेटरी सेंटर सेंसिटिव है टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारे अंदर, उतना तेज हम सांस लेंगे. तो आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम तेजी तेजी सांस ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही होती है. When we do exercise or some hard job, our muscle cells carry out cellular respiration at greater rate. ज़्यादा तेज हम सांस ले रहे हैं, ज़्यादा तेज respiration हो रही है. It results in production of more carbon dioxide, which is released in the blood. The greater than normal concentration of carbon dioxide stimulates the respiratory center of brain. अब जितनी ज़्यादा concentration, उतनी ज़्यादा stimulation पैदा हो रही है ब्रेन में. रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा रिब्स मसल को और डायफ्राम को कि इंक्रीज करें ब्रीदिंग का रेट, ताकि जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाए बॉडी से. ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क्स, द ब्रीदिंग रेट मे इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट. बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट था, नॉर्मल कंसंट्रेशन में 16 to 20 टाइम्स पर मिनट है और एक्सरसाइज या हार्ड फिजिकल वर्क में 30 to 40 टाइम पर मिनट है. अच्छा, एक टेबल है जो कंपैरिजन करें इंस्पायर और एक्सपायर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू आता है, तो ये आपने गौर से पढ़ना है टेबल, इसे छोड़ना नहीं है. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम इंस्पायर इनहेल करते हैं और 21% है, और जो एक्सहेल बाहर जाती है 16% है. कार्बन डाइऑक्साइड की इनहेलेशन वाली अमाउंट 0.004% है और एक्सपायर मतलब कि जो बाहर जा रही है 4% है. इसी तरह नाइट्रोजन की अमाउंट बिल्कुल सेम है जी, 79% ही अंदर आई, उतनी ही बाहर गई. वाटर वेपर की अमाउंट वेरिएबल है, इंस्पायर जो अंदर आई वेरिएबल है और एक्सपायर्ड सैचुरेटेड है. इस तरह से बच्चों पूरा टेबल आप लोगों ने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है.